अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि कल आपने देखा हमारे ब्यूरो रिपोर्ट में कि हमने आपको मिलवाया दो सहाफ़ियों से जिन्होंने के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपको सुनवाया, और फिर इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन की पेशावर में क्या सूरत हाल थी वो भी आपको दिखाई। अब इन दोनों मामलात पर बहुत सारे सवाल पैदा हुए और ज़रूरी था कि इसका जवाब हुकूमत से लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगरचे डेली बेसिस पर इस हवाले से ब्रीफिंग अपनी दे रही है, और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर हमें रोज़ की बुनियाद पर ब्रीफिंग देते हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं वो सारे वो बताते हैं, और डेली एक नई सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है उसके बारे में भी मीडिया को आगाह कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब हासिल करना बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर साहब। उनके सामने ये और भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो रखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जहां एक तरफ कोरोना की सूरत हाल जो है वो बहुत पाकिस्तान में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, और कह रहे हैं कि जुलाई के एंड तक यकीनन एक सिचुएशन नई तरीके की क्रिएट हो जाएगी, और हो सकता है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो पीक पे चले जाएं। तो इस सारे मामलात को देखने के लिए, सवालात के जवाब हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ एक और मामला जो यहाँ पे उठ खड़ा हुआ है पुलिस गर्दी का, चंद लोगों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा का बना बनाया जो इमेज था पुलिस का, वो मिसाली पुलिस तो जो थी वो एकदम से खबरों में आ गई, और रोज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हंगामे हो रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, ये भी एक बुनियादी सवाल है जो कि हम उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी वो यही है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन आप लोगों ने शुरू किया है, 15 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो हॉट स्पॉट जो हैं हो चुके हैं सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में, लेकिन हमें स्मार्ट लॉकडाउन कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? थैंक यू वेरी मच फरजाना कि यहाँ पे आपने मौका दिया कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये चीज़ें सामने जो आपने क्वेश्चन उठाए हुए उनका मैं जवाब दे सकूँ। हमारे मुल्क की जो हालात है वो आपके सामने, हमारे जो वसाइल है वो आपके सामने। उस वसाइल में रह कर फिर मैं बात करूँगा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्या किया। देखिए, जब ये शुरू में शुरू हुआ तो हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी, और पूरी दुनिया में किसी को अंदाज़ा नहीं था। अभी भी अगर आप देखें तो रोज़ाना के बुनियाद पे दुनिया के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें भी तब्दील हो रही है। अगर कुछ दिन पहले कोई एक SOPs होती है तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो चेंज होती है, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया को इस वबा के सामने। उसमें पहले तो मैं आपको बात करूंगा कि इसमें जो हमें जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे वो अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा के, एक तो ये कि सबसे पहले मैं बात करूंगा ज़ायरीन का। जब पहले शुरू जो आए ज़ायरीन आए, उसका अल्हम्दुलिल्लाह DI खान और यहाँ पे दुरानपुर में उनको क्वारंटाइन किया गया। आज सारे के सारे जो वो ज़ायरीन थे अपने घरों पे पहुँच चुके हैं। उनका हमने मुकम्मल ख्याल किया हर लेवल पे, चाहे वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा वो रिलीफ डिपार्टमेंट हो, जो हमारे वसाइल है उसमें अंदर रहकर वो घरों को गए। फिर दूसरा हमारे पास जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हमारे सूबे में स्पेशली जो हमारा एयरपोर्ट है पेशावर एयरपोर्ट, उसके ज़रिए जो गल्फ़ स्टेट से, यानी जस्ट जो लॉकडाउन जब हुआ उससे पहले के जो फिगर्स थे, जो 2 महीने में, उससे पहले जो 2 महीने में लोग आए थे वो तकरीबन 81,000 लोग गल्फ़ स्टेट और दूसरे मुल्कों से, मेजॉरिटी गल्फ़ स्टेट से था जो इस सूबे में आए थे। फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ। अच्छा, फिर अफ़गानिस्तान में हमारे जो पाकिस्तानी भाई वहाँ पे फंसे हुए थे उनका फिर इधर लाना, और फिर उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खैबर में कायम किए गए हैं वॉर फुटिंग पे, वो सारा। फिर तबलीगी जमात के हमारे भाई थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, जो तकरीबन 5,300 लोग बनते थे, जिसमें तक 70% दिगर सूबे के थे, 30% हमारे सूबे थे। इसमें 310 लोग बाहर ममालिक के हमारे भाई थे, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव आया। उनका भी ख्याल रखना, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी अपने अपने इलाकों में और उसमें वो जा चुके।
तो ये मैंने ओवरऑल आपको बताया कि ये तो जो बाहर से था, फिर अंदर ये स्प्रेड हुआ और फिर जिस तरीके से हुआ, फिर उसमें पहले हमने लॉकडाउन का किया, फिर लॉकडाउन के बाद अभी जो फैसला हमने किया स्मार्ट लॉकडाउन का, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया, उस पर हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने जो अभी तक जो सूरत हाल है, मैं मजमूई तौर पर जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक टोटल 253 मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन हमारा नाफिज किया गया। सूबे भर की मैं बात कर रहा हूँ। इन मुतासरा इलाकों में मुतासरा अफराद की तादाद 2673 रिकॉर्ड की गई है। हम ये फिगर को देखते हैं, हॉटस्पॉट का जो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे हम ये 253 मकामात पर, हॉटस्पॉट पर 2673 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ओके। इस तरह स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से 7,80,193 अफरादों को घरों तक महदूद कर दिया। ज़ाहिर है फिर जब हमने ये फैसला किया कि उसमें फिर हम जब हॉटस्पॉट को देखते हैं उसमें जो फिगर आते हैं जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, फिर उसमें ये हमने किया। फिर सूबा भर में अब तक 3,742 घरों को हमने आइसोलेट किया है। मुतासरा इलाकों में अवाम जो हमने फ़ैसले किए हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है उसी के ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उस दिन जो हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है उसमें ये चीज़ें हमारी डिस्प्ले। स्मार्ट लॉकडाउन से सूबे में कोरोना की वबा को मज़ीद फैलने की से रोकना जो मेन तो यही है कि हम इस वबा को किस तरीके से फैलने से रोक। लेकिन अजमल साहब एक चीज़ मैंने खुद जाके कल देखी और नाजरीन ने भी फिर प्रोग्राम में देखी कि स्मार्ट लॉकडाउन जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, यकीनन आपने तो एक हॉटस्पॉट मुकर्रर की है, आपकी अंदर जो मीटिंग्स होती हैं वो सारे आप एक प्लान दे देते हैं और वो प्लान आप देते हैं ज़िली इंतज़ामिया को कि आप ज़िली इंतज़ामिया के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनको आपने प्लान दिया, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। लेकिन ज़िली इंतज़ामिया को आपने कहा कि आपने इफ़ेक्टिवली यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। देखिए उसमें फरजाना मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जो पेशावर में, स्पेशली आप पेशावर का ही जिक्र करोगे, पेशावर का जिक्र कर रही हूँ। पेशावर में हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया है, जिन जिन एरियाज़ में किया है उसकी अगर मैंने वही आपके सामने, मैं तो टोटल आपको डिटेल बता दिए। उसमें हमने उस दिन जो हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है उस पर यही इंस्ट्रक्शन हुए कि आगे आपको पता है ईद भी आ रही है और फिर हमने इन इलाकों को जो इसका जो नताइज है, जो रिज़ल्ट है जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है उसका रिज़ल्ट तो डेफिनेटली 14 दिन के बाद ही आएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि जो एक SOP है वो 14 दिन तक हमने उस एरिया को स्मार्ट लॉकडाउन कर। एक दूसरी बात ये कि अब ज़ाहिर है जो जहाँ पे टेस्ट होती है, जहाँ पे हमें ट्रैक करना होता है, मसलन यहाँ पे पेशावर में जिन जिन एरियाज़ में, मसलन हयाताबाद के मैं आपको बताऊं जहाँ पे हमारे बशीराबाद है, गुलबहार नंबर 4 है, बिल्कुल ये हो गया पेशावर में। हयाताबाद का जो वो है उसमें एक जगह जो बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है उस पर हमने डिस्कशन किया, तो वहाँ पे हमारे कोई 3-4 हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे हमारा HMC है, वहाँ पे हमारा RMI है और प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल्स, तो अब वहाँ पे उस एरिया में ज़्यादा वो हुआ है और फिर इस तरीके से पेशावर। अच्छा, आपको लगता है इस वजह से स्प्रेड ज़्यादा है वहाँ पे? नहीं, क्योंकि लोगों की वहाँ पे मेरा ये ख्याल नहीं, मेरा ये ख्याल है कि लोग चूँकि वहाँ से टेस्ट कराते हैं तो डेफिनेटली जब टेस्ट कराया जाता है तो जहाँ से टेस्ट होता है, जहाँ से बीमार होता है, फिर जहाँ से आना जाना मूवमेंट है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो उन जगहों पे ज़ाहिर है और फिर दिगर इलाकों में हम वो कर रहे हैं। लेकिन फोकस हमने पूरे सूबे में ये किया हुआ है कि एट अ टाइम हमने पूरे सूबे में इस स्मार्ट लॉकडाउन को किया हुआ है। अब उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% हम सारी चीज़ें, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इससे हम 14 दिन के बाद ये जो मतलब आगे जो दिन आएंगे उसमें हमें पता चलेगा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके रिजल्ट वो फिर टेस्टिंग में आते हैं कि नंबर कहाँ पे डिक्लाइन। हमारे पास जो अभी तक रिपोर्ट आई है ये मैं आपके सामने शेयर करूँ, अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जहाँ पे हॉटस्पॉट थे वहाँ पे डिक्लाइन भी हो रहा है। कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे नंबर जो है वो कम आ रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा। लेकिन टोटल मिला के मैं टोटल मिला के उसमें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमने ये
नहीं देखना, हमने ये किया है कि महल्ले लेवल तक हमने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसका दरकार हमने बढ़ाया हुआ है। हमने रूरल और अर्बन का इसमें फर्क नहीं किया, हम रूरल और अर्बन दोनों में कर रहे। अगर कहीं एक देहात में भी हमें पता चल जाए, वो डीए खान का एक देहात हो, चूंकि आपका गाँव है इसलिए मेरा भी वहाँ से वो शहर है, मेरा भी एक मोहब्बत है, तो अगर डीए खान के एक गांव में भी है तो वहां पे भी जो है ना स्मार्ट लॉकडाउन फौरी तौर पर किया जाता है अगर एक केस भी आता है, ताकि उसकी उसी वक्त कंट्रोल करे, बजाय कि वो 1000 तक पहुंचे और हम इंतजार करें। तो हमारी जो ये अब वाली पॉलिसी है स्मार्ट लॉकडाउन की, इसके नताइज आपको आइंदा दिनों में आना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि स्मार्ट लॉकडाउन के वो जो पीरियड है वो मैंने जैसे आपको कहा कि 14 दिन के बाद हमें इस पोजीशन में होंगे कि उसके फवायद, अभी तक हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट्स ये है कि उसके फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा, पहले की निस्बत आपको लगता है कि काफी फर्क आ रहा है, लेकिन शायद कंपैरेटिवली वो ना हो। बहरहाल जो हकीकत थी वो मैंने आपको बताई। अच्छा, जहां हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में मुझे पुलिस और सिविल डिफेंस वाले काफी एक्टिव नजर आए, वहां कोई और भी था जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि उन्होंने लोगों को कन्विंस करना है कि आपने इन SOPs को फॉलो करना है, इसलिए कि ये वो लोग थे, ये वो नौजवान थे जो अपने इलाकों को जानते थे और अपने इलाकों के लोगों का इन पर एतबार था, तो इनको इस्तेमाल करना था। वो कौन थे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर साहब से, और बात हो रही थी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। और जैसा कि मैंने कहा कि पख्तूनख्वा की पुलिस और सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो तो अपनी ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई और भी थे जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, और वो थे टाइगर फोर्स, जो कि हमें कहीं नज़र नहीं आए। और वहाँ पर आपने देखा कल के प्रोग्राम में कि हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको टाइगर फोर्स के जो लोग थे वो नजर आए, अफराद या नौजवान नजर आए, तो उन्होंने भी कहा कि हमें कोई नजर नहीं आया। तो अजमल साहब, ये कहाँ गई आपकी टाइगर फोर्स जिन्होंने लोगों को कन्विंस करना था कि आपने SOPs उनको समझाने थे, उन्हें इस कोरोना वायरस की जो हकीकत थी उनसे आगाह करना था, मस्जिदों में जाके देखना था और भी बहुत कुछ देखना था, कहाँ हैं वो लोग? देखिए फरजाना, इसमें ये हुआ है कि आपको पता है कि जैसे कि हालात हैं उसमें एक तो जो बात हम करते SOPs के हवाले से, फिर सोशल जो समाजी दूरी के हवाले से बात होती है, फिर ये होता है कि हमने मास्क भी पहने होते हैं। अब आपको ये कैसे पता है कि एक बंदे ने मास्क पहना हुआ है कि वो टाइगर फोर्स से उसका ताल्लुक है? उसकी कोई ख़ास वर्दी तो टाइगर फोर्स की होती नहीं है, तो हमारे जैसे लोग हैं और वो वॉलंटियरन काम कर रहे हैं। अब उन्होंने मास्क पहना होता है तो उसके ऊपर हम तो लिखा तो होता है ना कि ये टाइगर फोर्स है। बहरहाल वो जो फोर्स है हमारा, वो इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देहात लेवल पे, मास्क पहना है ना, सलेमानी टोपी तो नहीं पहनी ना। मैं वैसे कह रहा हूँ ना कि आजकल आपको वो आपने कहा ना कि नजर कैसे नहीं, तो वो मास्क पहना होता है, अच्छे भले बंदे का, जानने वाले बंदे का पता आपको नहीं चलता कि इसने मास्क पहना हुआ है कि ये फलाना है या ये फलाना है, मतलब कि वो मास्क चूंकि SOPs के हिसाब। फिर ये कि वो जो आप कहते हैं ना कि वहाँ पे लोगों में इकट्ठा होना, टास्क फोर्स जो टाइगर फोर्स है उसका जो काम है वो ये है कि उन्होंने जमघटा नहीं बनाना, उन्होंने समाजी दूरी का ख्याल रखना है, उन्होंने जो काम करना है वो इंडिविजुअली वो काम करना है। देखिए इसमें फिर वही बात आ जाती है कि अगर टाइगर फोर्स या गवर्नमेंट या हमारे इदारे अगर SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो डेफिनेटली हमारे ऊपर भी ये सवाल उठेगा कि एक तरफ आप तकरीरें कर रहे हो और बात कर रहे हो कौम को कि जी ये SOPs है, इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, और वहाँ पर टाइगर फोर्स को अगर हमने उनके जुलूस निकालने या 10-10 बंदे या 5-5 बंदे को, तो ये इंडिविजुअली काम हो रहा है और उसको डेफिनेटली कैमरे को कैप्चर करना इतने पूरे सूबे में, मैं अपने सूबे की बात करूं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो काम कर रहे हैं, हमारे पास दो चीजों में वो काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, दूसरा रिलीफ पे जहां पे, और तीसरा जब रेस्क्यू का भी कोई इस तरह का मसला हो जाता है उसमें भी वो फोर्स हमारा फ्रंट लाइन पे वो काम कर रहा है। किसको रेस्क्यू? ये जो कोरोना से मिसाल के तौर पर कि एक कोई इस तरह वाकया हो जाए, क्योंकि देखिए कोरोना के
मसले में तो एक तो कोरोना का जो मरीज या वो चीज़ें होती वो अपनी जगह, लेकिन दूसरे भी तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, दूसरे मसाइल हो जाते हैं। और लोग चूँकि कोरोना की इस वबा की वजह से बहुत सारी हमारी ज़िंदगियाँ, फरजाना आप खुद आप देख रही हो कि वो लाइफ जो कोरोना से पहले वाली लाइफ थी तो और आज वाली लाइफ में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ड्यूटियाँ करते हैं। चलो मुझे, आपको और हमारे कुलीग्स को, मेरे कैबिनेट के लोगों को, MPs को, उनको देख के हमारे जमशेद काका साहब को 2 दिन पहले वो मुझे मिले थे, उस वक्त जब उसको कोरोना हुआ, वो शहीद हुए कोरोना। और इस तरीके से हमारे लोगों को हो रहा है। मीडिया के मेरे फखरुद्दीन की बात मैं आपको करूंगा कि मैं तो खुद मैंने सुफीस का ख्याल नहीं रखा जब मुझे पता चला, क्योंकि वो एज ए इंसान वो बड़ा खूबसूरत अच्छा इंसान था। खुद मैं गया, उसके जनाजे में शामिल हुआ, मैंने सुफीस का ख्याल नहीं किया। मैंने कहा अब जो होगा ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने लोगों को इस लेकिन टाइगर फोर्स एसओपी का ख्याल रख रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे हमें ख्याल रखना पड़ता है। एसओपी का काम करना है, काम आपने जिस तरीके से करना है वो काम करना। ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा सा टेस्टिंग कैपेसिटी की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी हद तक बढ़ा दी है हमने? देखिए फरजाना, हमारे पास पहले जब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो पूरे सूबे में हमारी जब स्टार्ट थी तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 20 थी। अच्छा, 20 मतलब 20। ये हमारी टोटल कैपेसिटी थी। फिर हमने ये किया कि इसको हमने अब किस तरीके से बढ़ाना है। डेफिनेटली कोरोना की वबा का और फिर उसके लिए टेस्टिंग की जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं, जिस किस्म के लेबॉर्ट्रियाँ उनको चाहिए, उस वक्त के NIH में होते थे, इसको हमने बढ़ा दिया। अब मेरे पास जो रिपोर्ट है कल की, 3800 तक हम ले गए। 3800 तक? हाँ, 3800 तक। अब इसमें हमने जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसमें जो जिस तरीके से हमने बढ़ाई है, दीगर सूबों से हमने थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट ये किया है। अच्छा। मसलन मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे सूबे में हमने जो डिविजनल लेवल के जो हमारे हॉस्पिटल्स थे उनमें हमने किया। अच्छा। ये स्वात में हमने किया, बड़ाबाद में हमने किया, लैब्स बना दिए, लैब्स में हमने बना दिए, सवाबी में कर दिया, मर्दान, और इस तरीके से पीर बन्नू, DI खान, और इस तरीके से हमने पूरे सूबे में कर दिया। क्योंकि एक बंदे के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर DI खान का बंदा हो, वो पेशावर टेस्ट के लिए आए या फिर वो उसका स्वाब ले लें, वो फिर इधर फिर वो इसमें आपको पता था कि यही चीज थी कि फिर जो वो टेस्ट लेट होते गए, इसी तरफ मैं आ रही हूँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन आपका था उसमें उसी पे कि फिर हमने ये किया कि बजाय कि एक सेंटर पॉइंट हो पेशावर में, टेस्टिंग कैपेसिटी आप बेशक कितना भी बढ़ा दे, और हमने बढ़ाया है। सिर्फ हमारे जो खैबर यूनिवर्सिटी है उसके योमिया जो टेस्टिंग है इस वक्त जो इस्तेदाद है वो 3100 तक बढ़ाई गई। सिर्फ एक मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से स्वाद की जो लैब है उसका जो हमने ये 3100 तक हम बढ़ा रहे हैं, ये जुलाई तक हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और अभी मेरे ख्याल में 1500 है। अभी 1500 के लगभग है। बढ़ाया है मैं ख्याल के 1512 लास्ट जो मुझे इंफॉर्मेशन। अभी तक जो सूरत हाल है अजमल साहब, मैंने कुछ जर्नलिस्टों का इंटरव्यू किया तो उन्होंने, जिसमें हमारा अपना रिपोर्टर भी शामिल है, 14 रोज तक अगर आपने स्वाब दे दिया और उस टेस्ट का आपको रिजल्ट नहीं मिला तो उसका तो क्वारंटीन पीरियड ही पूरा हो गया। अब इस कश में लोग आपको पता है कि हम जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आप हो गए, हम हो गए, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो समझते हैं कि अगर खैर है मेरा टेस्ट नहीं भी आया तो फिर भी मैंने आइसोलेट होकर रहना है। वो रहे, उन्होंने उसको फॉलो किया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो तंग आ जाते हैं, वो निकल आए, कई लोग मर गए और उनके टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ पर हमें काबू पाना चाहिए फौरी तौर पर कि रिजल्ट कम से कम, पहले कहा 24 घंटे में आएगा, फिर कहा 48 घंटे में, फिर 78, फिर 14 दिन तक नहीं आया? नहीं, अभी ये जो चीज़ थी ये बिल्कुल आप ठीक कर रही हो, ये हुआ है। क्यों हुआ है? इसकी 2-3 वजूहात थी। मैंने आपको कहा कि एयरपोर्ट पे जो अभी जो हमने फ्लाइट्स खोले हैं तो यहाँ हमारे एयरपोर्ट पे जो लोग आते हैं गल्फ स्टेट से, वहाँ से, तो उनमें जो जिनमें अलामात होती थी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती कि उनकी टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने अपने घरों में जाना होता था। ठीक है। और फिर उसकी वजह से आपको पता है कि बहुत मसला भी पैदा हो, फिर उनको क्वारंटाइन करना, फिर वो
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले अजमल वजीर साहब हमारे साथ थे और अभी भी मौजूद हैं और कुछ अहम इशू हैं जो कि हमने अभी भी डिस्कस करने हैं। अजमल साहब, एक तो ये पुलिस गर्दी की मैं बात करूंगी। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं लफ्ज़ पुलिस गर्दी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो कुछ रज़ीउल्लाह के साथ हुआ, जिसको आमरे कहा जाता है, ताकाल का वो नौजवान था, मेरा ख्याल में वो कोई अच्छी बात तो नहीं है और ना ही ऐसी चीज़ है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस के उस हिस्से में आती। ये एक नहीं लगता आपको एक बहुत बड़ा कलंक है जो मिसाली पुलिस के माथे पर लग गया है? देखिए फरजाना, मैं तो इससे भी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ये दरिंदगी है। इसको किसी सूरत में ना इग्नोर किया जा सकता है और मेरे ख्याल में कि ये काफ़ी जो है वो परेशान कुन है जो ये जो वाक़या हुआ है। लेकिन फिर आपको देखना ये होता है, दो चीज़ें होती है कि फिर हमने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया। सबसे पहली बात ये कि हुकूमत ने नहीं, आपने क्या किया। अजमल साहब, एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊं, एज ए मीडिया पर्सन, मैं अगर देख रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा की इस 22 माह की कारकर्दगी को और फिर आप जब से आए हैं उस चीज़ को, तो आपके जो MPAs हैं न वो हमें फील्ड में नज़र आते हैं, ना आपके वज़रा नज़र आते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि सारा बर्डन या वज़ीर आला साहब उठा रहे हैं या आप उठा रहे हैं। पुलिस से बात करनी है, उनके गुनाहों का जवाब देना है, आपने देना है। वज़ीर सेहत मौजूद हैं, सेहत के डिपार्टमेंट के जितने मसाइल हैं उस पर बात करनी है, जवाब दे आप हैं। ताकाल की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा ख्याल में 90 से ज़्यादा 96 आपके MPAs हैं और यहाँ पेशावर में कितने ज़्यादा हैं जिसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो नज़र नहीं आ रहा। उन लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए वहाँ भी आप जा रहे हैं। तो ये मत कहें कि हुकूमत मौजूद है, ये कहें कि आप और वज़ीर आला साहब मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि देखिए फरजाना, उसमें ये होता है कि हुकूमत में तो जाहिर है उसमें वज़ीर आला साहब की जो भी वज़रा को हमारे जो हर बंदे की अपनी ड्यूटी होती है, जिसको जो असाइनमेंट मिली, तो सारे वज़रा की ड्यूटी मेरा जवाब देना होता है, जाहिर है मैंने पहुंचना होता है, तो ये मेरा हक बनता है और मैं करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे चीफ मिनिस्टर साहब के जो वो खुद जब वो फ्रंट लाइन पे खुद वो कर रहे हैं, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने करना है। मैं आपको इस वाक़े का बता दूं इंसाफ मिलेगा कि ये इस वाक़े की 2-3 चीज़ें हैं। एक ये है कि इस वाक़े में जो वीडियो जब सामने आई, चीफ मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया, बिल्कुल लिया। IG को बुलाया, मैं खुद उसमें मौजूद था, IG को बुलाया और उसको फ़ौरन उससे रिपोर्ट तलब की और उस वक़्त तक वो जो एहलकार जो उसमें नज़र आ रहे थे वीडियो में, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके FIR उनके खिलाफ हुई। SHO को मुअत्तल किया और फिर SHO को मुअत्तल करके FIR दर्ज कर ली। ठीक है, मेरे मालूमात के मुताबिक SHO को भी गिरफ्तार कर चुके होंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो हमने स्टेप लिया, फौरी तौर पर हमने ये किया कि कल हम बैठे कि इस वाक़े की बजाय कि हम हुकूमत उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, हमने उसके लिए वज़ीर आला साहब ने कल मीटिंग की, उसके ऊपर उसके IG को बुलाया, चीफ सेक्रेटरीज थे हमारे, दिगर जो हमारे सेक्रेटरीज वज़ीर कानून थे हमारे सुल्तान, हम बैठकर हमारे वज़ीर आला साहब ने कहा कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी, डिपार्टमेंट ने लेटर भेज दिया चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा साहब को कि इस पे एक रुकनी जो हमारा जज साहब होगा, हाई कोर्ट का जो जज साहब होगा, वो इसकी वो करेगा इंक्वायरी और तहकीकात करेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये है कि मैं खुद कल उनकी फैमिली के साथ पास गया हूँ, तहकाल में उनसे मिला हूँ, मेरे साथ अरबाब शेर अली भी थे जो हमारे MNA वो भी थे। वहाँ पे मैंने उनके साथ 1 घंटा गुजारा, उनको ये सारी जो हुकूमत के स्टेप्स है ये मैंने सारे बता दिए कि हमने ये किया, हमने ये किया। अब जुडिशल कमीशन जुडिशरी जो हम वो कर रहे हैं, जो हमने इसकी इंक्वायरी का फ़ैसला किया, तो इसके बाद फरजाना अब अगर इस पे कोई सियासत करता है या इसके बाद जो है ना, लेकिन ये है कि हर रोज के मुजाहिरे तो हो रहे हैं ना, और फिर वही पुलिस जो है लोगों को मार भी रही है, शेलिंग कर रही है। मैं बताता हूँ जी, वही पुलिस जहाँ पे इस तरीके की दरिंदगी अगर किसी ने की है, तो वो 3-4
जितने भी होंगे वो उसको तो एक तो लॉकअप में वो पड़े में बकाया इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, इसको तो हम बिल्कुल वो आखिरी हद तक जो है ना इंसाफ के कटहरे हमने कड़ा करना है हर सूरत में। लेकिन दूसरी तरफ इस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का आपको पता है कि इस पुलिस के तकरीबन 1500 हमारे एडिशनल आईजी से लेकर नीचे सिपाही तक शहादतें इन्होंने दी। किस लिए दिए? इस टेररिज्म के खिलाफ, इस सूबे के लिए। तो वहां पे मेरे ख्याल में कि पूरी पुलिस को कटहरे में करने के बजाय ये कानून आईन ये हमारा कहता है कि जो कसूरवार है उसको सजा मिले। उसके लिए जो स्टेप्स हमने उठाए वो उठाए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे अपोजिशन वालों से कि देखिए आप क्रिटिसिज्म करें, गलत काम हुआ है जब हुकूमत खुद कह रही है कि ये दरिंदगी है और हमने खुद ये एक्शन लिया है। जुडिशियल कमीशन का हमने जो फैसला किया है, ये से बड़ा फैसला मुझे कोई आईन और कानून में बता दे कि इससे ज्यादा। अब ये है कि इसके ऊपर पूरे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, यानी कि वो जो हमारे शहदा है उनके फैमिलीज, मैं वैसे फरजाना मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो जो शहदा है उनके फैमिलीज के दिल पे भी गुजरता है जब पूरी पुलिस को आप बात करते हैं। हाँ, इंडिविजुअल की हम बात करेंगे, सजा उनको मिलेगी, किसी सूरत में वो बच नहीं सकते, नहीं बच सकेंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल इस पे तो दो राय नहीं है कि मैंने खुद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जितनी मैं तारीफ करती हूँ, जितना हम उनके साइड लेते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है कि किस तरह उन्होंने हमारे लिए अपने जिस्मों के जो है टुकड़े कर दिए और दहशतगर्दों के सामने और खुदकुशों के सामने खड़े हो गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मुजरिम है उसको उसके जुर्म की सजा मिलेगी। बहरहाल अब हम थोड़ा सा, टाइम बिल्कुल खत्म है और मर्ज अजला बहुत बड़ा इशू है। पहले कहा जा रहा था 12 अरब जब अभी मर्ज नहीं हुआ था इस पर खर्च होते थे, और अब जब उनके हिस्से के 100 अरब हैं तो मुझे बताया गया है कि पिछले 2019 का जो बजट था उसमें सिर्फ 13 अरब ही खर्च हुए। तो वो 100 अरब कहाँ चले गए? कब इन गरीबों के मसाइल हल होंगे जिन्हें आपने पख्तूनख्वा में मर्ज कर लिया? देखिए फरजाना, आपको पता है कि मेरा खुद ताल्लुक उस एरिया से है, इसीलिए तो आपसे ज्यादा तवक्कुआत है। मैं वही, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक ये कि वहाँ की कैपेसिटी बिल्ड करनी थी। अच्छा, पहले जब ये फाटा सेक्रेटरीट होता था, आपको पता है, मुझे पता है, इसमें वो जो चोरी चकारी का बाजार था, ग्राउंड पे कागजों में तो सारे पैसे लग रहे होते थे, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे क्या होता था, यू नो बेटर देन मी, आपने खुद रिपोर्टिंग की। अच्छा, उस चीज़ को फाटा सेक्रेटेरिएट ख़त्म हो गया, तमाम जो है ना वो सिस्टम हमने बनाया। फिर इसके लिए जो 10 साल प्रोग्राम है हमने वो मुरतब किया, फिर उसके लिए कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाई, वहाँ पे लोग गए, वहाँ पे 10 इयर्स का प्लान, फिर 3 इयर्स का प्लान बना लिया, पूरा मैकेनिज्म, क्योंकि कैपेसिटी भी नहीं थी, कैपेसिटी बिल्ड करनी थी वहाँ पे। पैसे 100 अरब रुपए तो हमने देने, अब 100 अरब रुपए वहाँ पे कैपेसिटी भी बिल्ड हो। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब इसको मर्ज किया जा रहा था फरजाना, तो इसमें तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह फैसला किया, ये कंसेंसस से हुआ था सरताज अजीज की कमेटी में, और ये अमेंडमेंट का हिस्सा है कि 3% ऑफ NFC डिविजिबल पूल से तमाम 4 सूबे और वफाक देगी। अब सिंध उसके वो पैसे नहीं दे रहा, बलूचिस्तान ने नहीं दी अभी तक, इवन पंजाब में हमारी अपनी हुकूमत है लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं दी। अच्छा, मेरी बात सुने, एक खैबर पख्तूनख्वा पिछले दफा भी हमने वो पैसे रखे थे, इस बजट में भी हमने रखे थे, फेडरल हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका वो उन्होंने दिए भी हैं, वो आगे भी दे रहे हैं। उस दिन हमारी इस पे मीटिंग हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने स्पेशली वीडियो मीटिंग की है जिसपे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये चीज़ उसके सामने रख दी कि जो सूबे हैं उनके साथ बात की जाए। यही बिलावल को बार बार एक बात याद दिला रहा हूँ कि आप वहाँ मर्ज डिस्ट्रिक्ट या फाटा के लोगों की बात तो करते हैं, जो भाई 3% NFC के आपके कमिटमेंट हुई थी, वो जब पास कर रहे थे वो बिल मर्ज वाला, उस क्यों नहीं दे रहे? ये बात समझ से बलातर है। 100 अरब तो वो देंगे, अगर आप वो देखें तो NFC में 3% का 100 अरब रुपए शेयर बनता है, और वो 10 सालों तक ये 100 अरब आपने सिंध से ही लेने हैं। सिंध नहीं, सिंध का हिस्सा है, अच्छा। बलूचिस्तान का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है। मैंने तो पंजाब में हमारी अपनी हुकूमत, मैं ये कह रही हूं कि बाकी तो लगाए ना, मैं वही तो बाकी भी लगते हुए नहीं दिखाए। उसमें अब ये हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन मैंने आपको कहा कि कैपेसिटी भी बनानी थी, आप पहले वो सारा हमने कर लिया। अब आप देखेंगे अगर ये कोरोना वबा ना आता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने
दिसंबर में ये फैसला किया था कैपेसिटी 10 ईयर 3 ईयर प्लान, हमने AIP के लिए सारे पैसे रखे थे। ये मार्च में हम बहुत तेजी से जा रहे थे, लेकिन कोरोना वबा के आने की वजह से आपको पता है कि एकदम सारी चीजें लॉकडाउन हो गई। जो आखिरी 3-4 महीने होते हैं, और हमेशा याद रखें बजट में जो आखिरी महीना होता है उसमें जो रिलीजेस होते हैं वो सारी चीजें होते हैं, पैसे होते हैं। अब अगर वो डिपार्टमेंट ही बंद थे लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें 3 महीने ये 4 महीने जो पिछले गुजरे, इसमें वो काम भी रुक गया था। वो उस तरीके से अभी हमने शुरू कर दिया इंशाअल्लाह ताला। अभी इस साल में ये जो अभी जो जुलाई से शुरू हो रहा है, अभी ये 30 जून के बाद आप देखेंगे बजट, अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे ये सारी कमी हमने पूरी करनी है। और उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बात की है हमारे साथ, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे। उन्होंने कहा कि जो जम डिस्ट्रिक्ट की महरूमी है 72 साल, वो हमने हर सूरत में हल करने। फेडरल हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि फेडरल हुकूमत का जो हिस्सा है तकरीबन 48% बनता है, वो भी, और पंजाब को भी उन्होंने कहा, उस वक्त उसके वजीर ख़जाना मौजूद थे, कि पंजाब, फेडरल हुकूमत और KP का जो हमारा है वो तो हम देने जा रहे हैं, सिंध और बलूचिस्तान से बात वो करेंगे। बहुत शुक्रिया अजमल वज़ीर साहब, आपने हमारे बड़े हौसले से सारे सवाल सुने और उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि हम स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में गए, सहाफ़ियों से बात की, लोगों से बात की, जो जितने भी वहाँ से सवाल उठे थे उनके जवाब हमने इनके सामने रखे, उन्होंने जवाब दिए। आप मुतमईन हुए या नहीं हुए, लेकिन आखिर में जो अजमल वज़ीर साहब ने बात की है कि वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि कम से कम वो अपना हिस्सा, पंजाब का हिस्सा, पख्तूनख्वा का हिस्सा और बलूचिस्तान का हिस्सा ज़रूर आने वाले साल में ज़रूर मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए देंगे। और ये साल चूँकि इस्लाहात का साल था, आने वाला साल इंशाअल्लाह जो है उनकी किस्मत बदलने का साल होगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।